है कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट आपके वर्ष 2000 से लेके 2020 तक, यानी कि पिछले 20 वर्षों में जितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट आए हैं जिसके तहत हमारे संविधान में क्या क्या संशोधन हुए हैं और वो संशोधन हमें क्यों करने पड़े हैं, बिल्कुल सरल भाषा में हम इसको समझेंगे ताकि आपको कहीं जनरल स्टडी में इन अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन लिखना पड़ जाए तो आप फैक्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आसानी से लिख पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट पढ़ते हैं, 95th अमेंडमेंट एक्ट। 95th अमेंडमेंट एक्ट आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको आर्टिकल 334 की जानकारी होनी चाहिए। आर्टिकल 334 क्या कहता है कि जब से संविधान शुरू हुआ है, ठीक है, उसके संविधान शुरू होने से लेके 60 साल तक, ठीक है, 60 साल तक जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है और जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उनका नॉमिनेशन बरकरार रहेगा किसमें, हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये पीरियड कितने साल का था जो हम दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर नॉमिनेट करते हैं इसके अंदर, लोकसभा के अंदर, तो ये 60 साल तक रहेगा, ऐसा ये पीरियड था। तो सरकार ने देखा कि इसकी अभी जो है जो पीरियड है इसको आगे सरकार को बढ़ाना था, तो सरकार ने इसको आगे 10 साल तक बढ़ाया, यानी कि इस 60 ईयर जो टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई थी इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया 17 ईयर से। और ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया, 95th अमेंडमेंट एक्ट। तो इसे हम सिंपल कहेंगे, इट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर द एंग्लो इंडियन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 10 ईयर, यानी कि 2020 तक। ओके, ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 96th अमेंडमेंट है 2011। ये क्या है, चलिए इसको समझने के लिए आप एक छोटा सा केस आपको समझना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट उड़ीसा की गवर्नमेंट, ठीक है, दिसंबर 2008 में जो केंद्रीय सरकार होती है उसको एक रेजोल्यूशन वो फॉरवर्ड करती है जो अपनी उसने लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया था 28 अगस्त 2008 को। तो ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को जो है उड़ीसा गवर्नमेंट भेजती है। तो इस प्रस्ताव में क्या था कि जो हमारे संविधान का इंग्लिश शेड्यूल है उसमें ओडिया भाषा को ओरिया लिखा गया है, ORIYA। तो सरकार ने कहा कि हमें इजाजत दी जाए और कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसको अमेंड किया जाए कि जो ओरिया भाषा है उसको ओरिया की बजाय ओडिया लिखा जाए, यानी कि आर की बजाय DIA लिखा जाए और इसका प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे ही किया जाए। तो ये प्रस्ताव किसने भेजा था, उड़ीसा सरकार की गवर्नमेंट ने भेजा था। तो इसके लिए सरकार को क्या करना पड़ा, संविधान में संशोधन, 96th अमेंडमेंट एक्ट आया 2011 में। तो इसने क्या किया, इट सब्सटीट्यूटेड ओडिया फॉर ओरिया, तो ओरिया को रिप्लेस कर दिया गया ओडिया से। एंड कॉन्सिक्वेंटली इसके साथ ही द ओडिया लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल शैल बी प्रोनाउंस एज, तो हमारे 8वें शेड्यूल में जो ओरिया लैंग्वेज है उसको अब ओडिया से प्रोनाउंशिएट किया जाएगा। तो इसने संविधान के 8वें शेड्यूल में एक संशोधन किया था 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो ये क्या है 97th अमेंडमेंट एक्ट, देखिए हमारे देश में क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी इस एक्ट के आने से पहले, ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो एक हमारे समाज के अंदर कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए और एक जो ढांचा कोऑपरेटिव सोसाइटी का होना चाहिए, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो सोसाइटी में होने चाहिए वो इस तरीके के नहीं थे जिसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो वर्किंग एफिशिएंसी थी वो कम हो रही थी, इसका कंट्रीब्यूशन समाज में कम हो रहा था। तो सरकार ने क्या किया, इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का वायदा किया और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर किए ताकि इसकी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और इसके ढांचे में चेंज किया जा सके। तो सरकार ने इसके लिए क्या किया, तो सरकार ने इस अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 19 में चेंज किया, ठीक है, क्या किया, जो कि पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 19 के क्लोज 1 में सब क्लोज C ऐड किया गया और जो वर्ड था यूनियंस, ठीक है, तो उसके साथ उसके बाद ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
उसके बाद इसमें आर्टिकल इंसर्ट किया गया, एक नया आर्टिकल, वो था 43rd भी इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और ये ऐड किया गया पार्ट 4 ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 43A के बाद इसको इंसर्ट किया गया। तो 43 भी क्या कहता है, 43 भी क्या कहता है, ये कहता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये 43 जो आर्टिकल, नया आर्टिकल ऐड किया गया था, ये उसकी डेफिनेशन। इसके बाद एक और मेजर अमेंडमेंट इसने किया हमारे संविधान में, क्या, इसने संविधान के अंदर संविधान के नए पार्ट को जोड़ा, पार्ट 9B को। ठीक है, पहले पार्ट 9A था, अब इसके बाद एक और नया पार्ट जुड़ा, वो था हमारा पार्ट 9B, और पार्ट 9B को नाम दिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये सारा किसने किया, पार्ट 9B में जो इंसर्ट हुआ इंपॉर्टेंट फीचर, वो आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना एक फंडामेंटल राइट कर दिया गया। ठीक है, एक फंडामेंटल राइट कर दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना। इसके बाद ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, इसमें जो बोर्ड होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसमें एक सीट रिजर्व कर दी गई SC/ST के लिए, और 2 सीट रिजर्व कर दी गई वुमेन्स के लिए, और ये हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लागू होगा। उसके बाद जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, वो कोई भी ऐसी एजेंसी सेटअप कर सकती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो इलेक्शन को देख सकता है, ठीक है, देख रेख कर सकता है इलेक्शन। इसके बाद जो टेन्योर होता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसको एक समान कर दिया गया। ओके, फिर इसके बाद एक और प्रोविजन इसमें किया गया, प्रोविजन फॉर इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी based on principles of democratic process and specifying the maximum number of directors 21। तो जो नंबर ऑफ मैक्सिमम डायरेक्टर इसमें कर दिए गए, वो कितने कर दिए गए, 21। ठीक है, फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन इसमें किया, वो क्या किया, फिक्स्ड टर्म्स ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन इन रिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्टिव मेंबर ऑफ बोर्ड एंड इट ऑफिस बेयर। सो इसके जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड मेंबर हैं, उनके टेन्योर कितने समय की कर दी गई, 5 ईयर की, जब से वो चुन के आते हैं तब से लेके 5 साल तक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर पार्ट 9B में ऐड किए गए, और ये सारा जो अमेंडमेंट की गई, कौन से एक्ट में इसको लाया गया था, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो आपसे आने वाले एग्जाम में यदि पूछे जो 97th अमेंडमेंट एक्ट किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम 98th अमेंडमेंट एक्ट 2013। अब ये 98th अमेंडमेंट एक्ट 2013 क्या है, देखिए, इसको समझने के लिए आपको हैदराबाद कर्नाटका रीजन के क्षेत्र के बारे में जानना जरूरी है। सिर्फ छोटे से सिंपल इंट्रोडक्शन इस क्षेत्र के बारे में देता हूँ। यहाँ पे देखिए, बिदर, गुलबर्ग, यदगीर, रायचूर, कोपल, बेलरी, 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये 6 डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ते हैं, कर्नाटका में। ये 6 डिस्ट्रिक्ट कभी हैदराबाद का पार्ट हुआ करते थे, लेकिन अब ये पड़ते हैं कर्नाटका में। यदि आज आप हमारे देश में कोई सबसे पिछड़ा क्षेत्र सर्च करोगे नेट पे, तो आपको एक क्षेत्र का नाम मिलेगा, हैदराबाद कर्नाटका रीजन। तो ये इतना पिछड़ा हुआ था, सरकार ने इसकी डेवलपमेंट करने के लिए सरकार को एक नया जो है अध्यादेश, एक आर्टिकल बनाना पड़ा, और इस क्षेत्र को स्पेशल इसमें डेवलपमेंट करने के लिए, रोजगार उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे सरकार ने एक आर्टिकल, नया आर्टिकल लेके आई। सरकार ने उस आर्टिकल का नाम रखा 371J। 371J के तहत हैदराबाद कर्नाटका रीजन को स्पेशल स्टेटस दिया गया, ताकि यहाँ की खस्ता हालत को सुधारा जा सके। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रोविजन हुए, तो 371 जो आर्टिकल, नया आर्टिकल आया, उसमें क्या कहा कि द प्रेसिडेंट में by order made with respect to the state of Karnataka provide for any special responsibility to the governor। तो प्रेसिडेंट ने गवर्नर को कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी आर्टिकल 371J के अकॉर्डिंग। तो पहले क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर हैदराबाद कर्नाटका रीजन with provision that a report on working of the ward will be placed each year before state legislative assembly।
तो गवर्नर को निर्देश प्रेसिडेंट की तरफ से आर्टिकल 371 जे की तरफ तहत मिला कि एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाए इस क्षेत्र का अलग से, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट हर साल कहां पे रखी जाएगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने समीक्षा के लिए रखी जाएगी। आगे लिखते हैं पॉइंट बी में, इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड फॉर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ओवर द सैड रीजन सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट एज होल। देखिए, कर्नाटक क्षेत्र में जो भी फंड होता है, ठीक है, क्षेत्रों को दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसमें इक्विटेबल एलोकेशन किया जाए। तो ये जो क्षेत्र है इसको भी सरकार के तरफ से उतना ही फंड मिलना चाहिए डेवलपमेंट के लिए जितना कर्नाटक के बाकी क्षेत्रों को मिल रहा है। उसके बाद है इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू सैड रीजन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट एज होल। यहाँ पे आगे लिखा गया है कि यहाँ पे जितने भी लोग इस क्षेत्र में रहते हैं उनको भी कर्नाटक क्षेत्र में जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होती है उसमें प्रॉपर जो है रिजर्वेशन उनको दिया जाना चाहिए इन क्षेत्र के लोगों को, प्लस साथ के साथ जो एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर्नाटका क्षेत्र के अंदर है उसमें भी जो है इनको रिजर्वेशन इस क्षेत्र के लोगों को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है आर्टिकल 371 जे में जो है प्रोवाइड किए गए थे प्रेसिडेंट के द्वारा, जो निर्देश दिशा निर्देश गवर्नर को जारी किए गए। तो 98th अमेंडमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, हैदराबाद कर्नाटका क्षेत्र से। इसके ब्रीफ में आप कह सकते हो, इसका जो डेफिनेशन है, टू एम्पावर द गवर्नर ऑफ कर्नाटका टू टेक स्टेप्स टू डेवलप हैदराबाद कर्नाटका रीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014। अब ये क्या है, देखिए बाहर इसको समझने के लिए आपको बहुत सारे आर्टिकल जानने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आप एक प्रोसेस आपको पता होगी, इससे पहले नेशनल जुडिशियल कमीशन आने से पहले, कि भारत में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है। प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से और हाई कोर्ट के जजेस से, तब जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता था। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने किया कि जो कंसल्टेशन प्रेसिडेंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जज से और हाई कोर्ट के जज से, ठीक है, तो ये जो कंसल्टेशन थी, इस कंसल्टेशन में जो वर्ड आए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस, इनको रिप्लेस कर दिया गया नेशनल जुडिशियल कमीशन से। नेशनल जुडिशियल कमीशन में सरकार ने कुछ मेंबर्स की लिस्ट जारी की, ठीक है, इस एक्ट के जरिए कि ये नेशनल जुडिशियल कमीशन में ये मेंबर होंगे। अब ये क्या काम करेगा वो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। हमारे संविधान में आर्टिकल 217, ठीक है, आर्टिकल 217 क्या कहता है कि जज होते हैं हाई कोर्ट के, आर्टिकल 217 के तहत अपॉइंट किए जाते हैं। जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो आर्टिकल 124 के तहत अपॉइंट किए जाते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। और जो एडहोक और रिटायर्ड जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अपॉइंट किए जाते हैं आर्टिकल 127 के क्लोज 1 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 128 जो कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और उसके बाद है आपका जो अपॉइंटमेंट होती है एडिशनल जज और एक्टिंग जज की हाई कोर्ट की, वो आर्टिकल 224 के अंडर की जाती है। और जो अपॉइंटमेंट होती है रिटायर्ड जज की जो बैठते हैं हाई कोर्ट में, वो आर्टिकल 224A के तहत की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो जजों का ट्रांसफर होता है एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में, जिसको प्रेसिडेंट करता था, किसकी कंसल्टेशन से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। और ये सारा प्रोसीजर किसके आर्टिकल के तहत होता था, आर्टिकल 222 के तहत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको बताए जो प्रेसिडेंट कार्य करता था, ठीक है, किसकी कंसल्टेशन के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, तब इनके अपॉइंटमेंट वगैरह और ये सारे ट्रांसफर ये सारे किए जाते थे। लेकिन सरकार ने अब क्या किया, सरकार ने ये सब जितने भी प्रोसीजर थे, ठीक है, अब इनको कौन करेगा, इनको करने के लिए सरकार ने एक कमीशन बना दिया और उसका नाम रख दिया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। तो इसके लिए एक नया आर्टिकल जोड़ा गया और वो आर्टिकल क्या था, आर्टिकल 124, ठीक है, 124A, सॉरी 124 के बाद आर्टिकल 124A जोड़ा गया। 124A क्या कहता है, देयर शैल बी अ कमीशन टू बी नोन एज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। अब इसके मेंबर्स जो कि इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए, इसमें मेंबर कौन कौन होगा। सबसे पहला मेंबर तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो इसके चेयरपर्सन होंगे एक्स ऑफिशियो। दूसरा, 2 इसमें सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के रखे जाएंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद के ज्यादा जिनका एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद होगा यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज लॉ एंड जस्टिस, वो इसके मेंबर होंगे एक्स ऑफिशियो, यूनियन मिनिस्टर जो लॉ एंड जस्टिस के होंगे।
फिर इसके बाद इन्होंने लिखा कि 2 ऐसे विख्यात व्यक्ति, एमिनेंट पर्सन, ठीक है, टू बी नॉमिनेटेड बाय कमेटी, जिसको कमेटी नॉमिनेट करेगी, जिस कमेटी में मेंबर कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल। अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, तब जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट लेके जो लोकसभा में आई है, तब उसका एक मेंबर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कमेटी है, ठीक है, जिसमें सदस्य हैं, तो ये 2 एमिनेंट पर्सन को अपॉइंट करेंगे इस कमेटी। इसके बाद एक एमिनेंट पर्सन होगा, ठीक है, जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से या फिर अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करेगा, माइनॉरिटीज और वुमेन से बिलोंग करेगा। तो एक पर्सन ऐसा लिया जाएगा और इसको अपॉइंट कौन करेगा, ये कमेटी, जब यानी अभी आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद इसने कहा है कि एक पर्सन लिया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा कमेटी के द्वारा 3 साल के लिए, ठीक है, और वो एलिजिबल नहीं होगा रीनॉमिनेशन के लिए, ठीक है। तो यानी कि इस कमीशन में जो मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एन एमिनेंट पर्सन शैल बी नॉमिनेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के लिए उसको नॉमिनेट किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति नॉमिनेट किया जाएगा, ध्यान दीजिए, जो भी व्यक्ति नॉमिनेट किया जाएगा वो 3 साल के लिए किया जाएगा, और फर्दर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीनॉमिनेशन, दोबारा उसको रीनॉमिनेशन नहीं किया जाएगा। आगे लिखते हैं ये दूसरे नंबर का पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन shall be questioned or be invalidated merely on the ground of existence of any vacancy or defect in constitution of the commission, ठीक है। सो आप जो है इसको, जो इसकी वर्किंग है नेशनल जुडिशियल कमीशन की जो प्रोसीडिंग है, ठीक है, उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसको आप इनवैलिडेट नहीं कर सकते, कौन से ग्राउंड पे, डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन और एग्जिस्टेंस और एनी वैकेंसी इन नेशनल जुडिशियल कमीशन। आगे लिखते हैं ये जो आर्टिकल 124 भी ऐड किया गया है, इसमें फंक्शन है जो कमीशन की, क्या क्या फंक्शन ये करेगा। तो ये क्या फंक्शन करेगा, पहला फंक्शन है रिकमेंड पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए सीधा सीधा नेशनल जुडिशियल कमीशन अपॉइंटमेंट जो है सीधा सीधा रिकमेंड करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो इनको रिकमेंड अब कौन करेगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। दूसरा इनका फंक्शन है ट्रांसफर होगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, ठीक है, ये सारे आर्टिकल आपको बताए थे, तो इन सभी आर्टिकल में चेंजेस किए गए हैं। तो रिकमेंड ट्रांसफर ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर हाई कोर्ट फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू एनी अदर हाई कोर्ट, इसको भी अब रिकमेंडेशन कौन करेगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। एंश्योर दैट पर्सन रिकमेंडेड इज ऑफ एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, ये सुनिश्चित किया जाए कि ये जो पर्सन, ठीक है, रिकमेंड किया गया है उसमें एबिलिटी है भी या नहीं, या फिर उसकी इंटीग्रिटी वो ईमानदार है भी या नहीं। तो ये कौन सुनिश्चित करेगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। अब आर्टिकल 124C, इसमें क्या प्रोविजन दिया गया है, अब देखिए इसमें सीधी सीधी पावर रख ली गई है पार्लियामेंट के पास कि नेशनल जुडिशियल कमीशन के लिए जो भी दिशा निर्देश पार्लियामेंट बनाएगी उसको लागू करने का काम नेशनल जुडिशियल कमीशन का होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 124C क्या कहता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ, पार्लियामेंट में और बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड पावर द कमीशन टू ले डाउन बाय रेगुलेशन द प्रोसीजर फॉर डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन, ठीक है। अब चलिए अब हम आते हैं हमारे 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014। तो सीधा सीधा इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जुडिशियल कमीशन। तो आर्टिकल नए कौन से इंसर्ट किए गए, 124 ए बी सी, और अमेंड कौन से आर्टिकल किए गए, 127, 28, 217, 22, 224 और 231। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम चलते हैं 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक छोटा सा मुद्दा मैं आपको बता देता हूं भारत और बांग्लादेश का। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं ताकि आपको ये एक्ट बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। मान लीजिए, ठीक है, ये भारत है, ये बाउंड्री है, इधर आपका इंडिया है और इधर हमारा बांग्लादेश है, ठीक है, और यहाँ पे आपका गाँव है। मान लीजिए एक गाँव है और आप उसमें रहते हैं। तो आपको अपना वोटिंग कार्ड बनवाना है, लाइसेंस बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है आपको, ठीक है। तो आप जाते हो कहाँ पे, इंडिया में। इंडिया वाले कहते हैं नक्शा देख के, भाई आपका गांव तो बांग्लादेश में पड़ता है, आप बांग्लादेश में जाइए।
फिर वो बांग्लादेश की सरकार के दफ्तरों में जाते हैं ये चीज़ काम करवाने के लिए, ठीक है। तो फिर बांग्लादेश वाले कहते हैं भाई आप तो इंडिया के उसमें सरहद में आते हो, आप हमारी सरहद में नहीं आते हो, आप ये काम कहाँ करवाइए, बांग्लादेश उसमें इंडिया में करवाइए। तो अब सोचिए आपको ना इंडिया वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं और ना ही बांग्लादेश वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये हालत कब से चली आ रही है, जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, ठीक है। तो तब से ये लोग ये सारा काम जो है झेल रहे थे, वहां के जितने भी बाउंड्री के आसपास लोग रह रहे थे। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो इंडिया और बांग्लादेश होते हैं वो एक पैक्ट साइन करते हैं 1974 में, ठीक है। एक बाउंड्री लैंड जो इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन होता है 1974 में। अब 1974 में जो ये बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था, इसकी मंजूरी दोनों पार्लियामेंट को देनी थी। पहली इंडिया को देनी थी, इंडिया पार्लियामेंट इसको मंजूर करती, और फिर इसको मंजूर करती बांग्लादेश की पार्लियामेंट। बांग्लादेश के पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई कर दिया था, मंजूर कर दिया था 1974 में, लेकिन अब तक इसको भारत के पार्लियामेंट ने रेटिफाई नहीं किया था। तो अब भारत की सरकार ने क्या किया, 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 लेके आई, जिसके तहत 1972 से चले आ रहे इस मुद्दे को सरकार ने 2015 में निपटा दिया। सरकार ने इसमें क्या किया, देखिए कुछ एनक्लेव थे, लगभग 102 इंडियन एनक्लेव थे और 71 बांग्लादेशी एनक्लेव थे। तो इस एक्ट के तहत क्या कहा गया कि ये जो इसके तहत जो बाउंड्री जो होता है ना एक्सचेंज की गई कि भाई ये इस बाउंड्री के बंदे इंडिया में आएंगे और इस बाउंड्री के बंदे बांग्लादेश में आएंगे। उसके बाद चॉइस बनती है आपके पास कि जो बंदा इंडियन बाउंड्री में आया है, यदि वो बांग्लादेश में जाना चाहता है तो जा सकता है, या फिर बांग्लादेश की जो बाउंड्री के लोग थे उनको भी चॉइस दी गई, जो आना चाहता है इधर वो आ सकता है, ठीक है। तो ये चॉइस रखी गई। लेकिन अब सीधे सीधे ये कह लीजिए कि एक लैंड बाउंड्री एक्सचेंजमेंट हुआ और ये मुद्दा था जो अब सेटल कर लिया गया। जो वो लोग जो भटकते थे इन सुख सुविधाओं के लिए छोटी छोटी, अब उनको जो है अपना जो है एक प्रॉपर कंट्री मिल गई है जहाँ पे अपनी सुख सहूलियत ले सकते हैं। अब इसमें क्या था, भारत सरकार को इस अमेंडमेंट के जरिए जो है 10,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को देनी पड़ी, ठीक है। एक तरीके से आप नुकसान इसको कह सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा अब पूरी तरह से सेट हो चुका है, ठीक है। तो ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 किससे जुड़ा है, तो ये जुड़ा है दिस अमेंडमेंट इज लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और इसकी वजह से चेंजेस कौन सी किस चीज में आए थे, हमारे संविधान का जो शेड्यूल है, पहला शेड्यूल है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं 101 अमेंडमेंट एक्ट 2017। इसको तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से। इसके लिए तो हम स्पेशल वीडियो आपके लिए बना चुके हैं, तो आप वो देख लीजिएगा। तो आप बस ये जान लीजिए जो 101 अमेंडमेंट एक्ट है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं 102 अमेंडमेंट एक्ट। तो 102वां अमेंडमेंट एक्ट किससे जुड़ा है, तो आपने सुना होगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। इससे पहले एक स्टैच्यूटरी बॉडी हुआ करती थी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो भारत सरकार ये अमेंडमेंट लेके आई 102 अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत सरकार ने क्या किया, 338B 342 से और आर्टिकल ऐड किए, नए आर्टिकल, और जो आर्टिकल पहले से थे जैसे 338 और 366 उनमें सरकार ने कुछ संशोधन किए। तो जो अब क्या किया सरकार ने, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया इस अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, ओके। अब 300 देखिए इसके अंडर जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 338(5), ठीक है, और आर्टिकल 338(10), नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वाज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू लुक ऑल द ग्रीवांसेस राइट एंड। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपकी एक लाइन लिखी हुई है कि द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू लुक इनटू ऑल द ग्रीवांसेस राइट्स एंड सेफगार्ड रिलेटिंग टू बैकवर्ड क्लास। तो ये एक प्रकार की पावर है जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को दी गई, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को। पहले ये पावर नहीं थी कि वो बैकवर्ड क्लास से जुड़े लोगों की ग्रीवांसेस और सेफगार्ड के राइट कर सके, ठीक है। ये पावर इनको जो है आर्टिकल 338B के तहत इनको आर्टिकल 338 के तहत इनको प्रदान की गई है। तो अब जो आर्टिकल 338B है, ठीक है, आर्टिकल नया ऐड किया है 338B,
तो उसमें जो हमारा एनसीबीसी है उसको कुछ पावर्स दी गई हैं। यहाँ पे ये जो पावर्स हैं 1 से लेकर 6 पॉइंट तक आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन लिखना पड़ जाए तो आप ये पॉइंट लिख के जो इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो हमारा 102वां अमेंडमेंट एक्ट है वो किससे जुड़ा था? ये जुड़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। आगे बढ़ते हैं। 103 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब ये कुछ से जुड़ा है। हमारे संविधान के आर्टिकल 15-16 में जिक्र है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पिछड़े वर्ग का जो लोग है उनकी रिजर्वेशंस, और जो हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है आर्टिकल 46 के अंदर है, ठीक है, उसमें भी जो है बैकवर्ड क्लास के लोगों के प्रमोशन के बारे में जो है उनके डेवलपमेंट के बारे में ख्याल रखा गया है। लेकिन अब ये जो अमेंडमेंट आया 103 अमेंडमेंट एक्ट, इसने क्या किया, इसने जो आर्टिकल 15 और 16 था उसमें एक और सेक्शन को ऐड कर दिया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। पहले तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास थी ना, अब एक और सेक्शन ऐड कर दिया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब आप इनसे भी भेदभाव नहीं कर सकते इकोनॉमिकली सेक्शन को। अब एक और इनको क्या किया गया, इनको 10% रिजर्वेशन प्रदान की गई, ठीक है, ठीक है। A maximum of 10% reservation for economical weaker section of the citizen of class other than class mentioned in clause 4-5 of article 15, ठीक है। 4-5 में जो मेंशन की गई है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, उनके अलावा एक अलग क्लास ऐड की गई है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इनको 10% का कोटा इस 103 अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिया गया, ठीक है। और ये इससे जुड़ा एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा फैक्ट कि गुजरात है जो वो पहला ऐसा राज्य था जिसने इसको लागू किया था। गुजरात हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट 10% कोटा रिजर्व फॉर पीपल ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन प्रपोज्ड अंडर 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो हमारा जो 103 अमेंडमेंट एक्ट है वो किससे जुड़ा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है हमारा, उनके 10% रिजर्वेशन। आगे हम बढ़ते हैं 104 अमेंडमेंट एक्ट 2020, ठीक है। ये क्या है, 2020 का 104 अमेंडमेंट। मैंने आपको पहले बताया था ना, जो पहला अमेंडमेंट मैंने आपको बताया था कि जो पीरियड था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, नॉमिनेशन पीरियड था, ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का लोकसभा में, उसको 2020 तक बढ़ा दिया गया था। यानी कि वो 60 थे पहले साल, उसको फिर 70 कर दिया था। अब 104 अमेंडमेंट के तहत उस पीरियड को बढ़ा के 80 साल कर दिया गया है, यानी कि 10 साल उसको और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये हमने जो है 104 अमेंडमेंट जो आया था 2020 का, उसमें हमने ये किया, और इसमें हमने चेंजेस किए हैं आर्टिकल 334 में, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।